वॉर के समय गोल्ड और डिफेंस सेक्टर उभरते हैं। क्या ये सही समय होता है इन सेक्टर में एंट्री? दिस इज द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर योर। नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे गया तो मैं लॉस टू द एक्सटेंट कवर कर सकूँ, तो छोटा मोटा पोजीशन को हेज करके चल सकूँ। FMCG स्टॉक्स बहुत स्टेबल होता है, बैंकिंग स्टॉक्स स्टेबल रहता है ऑलमोस्ट, बट बाकी स्टॉक्स जब पीटते हैं ना सर, तो आपके पास बचाने के लिए ये 2-4 ही सेक्टर बचते हैं। तो डाइवर्सिफाई जितना करोगे आपका पैसा उतना सेफ रहेगा। और क्या आप मानते हैं कि SIP और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वॉर जैसे अनसर्टेनिटी में भी सेफ रहती है, और अंत में वॉर की वजह से डर कर मार्केट से बाहर निकल जाना ज़्यादा रिस्क है या उसमें टिके रहना? आपका फाइनल मैसेज। सर, आप इन्वेस्टर हो तो आप टिके रहो, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो छोटा मोटा गेन लेके निकल जाओ। वॉर के समय गोल्ड, डॉलर या कैश, आपकी पहली चॉइस क्या होती? गोल्ड। अगर शेयर मार्केट में एक पौराणिक योद्धा होता तो कौन होता? अर्जुन, कृष्ण या भीम? नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं इंस्पायरिंग टॉक विद किरण पाटिल, कोच किरण पाटिल शो, जहां हम करते हैं बात उन लोगों से जो सोच बदलते हैं और दुनिया को दिशा देते हैं। आज हमारे साथ है एक ऐसे फाइनेंस एक्सपर्ट जिन्होंने हजारों लोगों को यूट्यूब के जरिए सिखाया है कि पैसे सिर्फ कमाने से नहीं, समझदारी से निवेश करने से बढ़ते हैं। सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट मिस्टर कृष्ण कुमार मालू, एक ऐसा नाम जो मार्केट के ट्रेंड्स को सिर्फ पढ़ते नहीं बल्कि उन्हें कहानियों के जरिए समझाते हैं। इजराइल ईरान वार हो या रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट, कहीं कुछ भी होता है तो बाजार क्यों हिलता है, और एक आम निवेशक को क्या करना चाहिए? कृष्णा जी, आपका स्वागत है कोच किरण पाटिल शो में। सबसे पहले मैं आपको थैंक्स कहना चाहूँगा जो आपने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि आपके पॉडकास्ट में आके आपके साथ कुछ वार्तालाप हो सके, तो बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक्स वंस अगेन। थैंक यू। रशिया यूक्रेन वॉर के टाइम में आपने मार्केट में क्या देखा? क्या ऐसा वॉर इन्वेस्टर के लिए खतरा है या मौका? सर, आपने बहुत बार ये चीज़ सुनी होगी, कोई भी युद्ध हो, युद्ध हमेशा विनाश लेके आता है। कुछ युद्ध विनाश लेके आते हैं, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी देके जाता है। जब महाभारत में पांचाली का जब अपमान हुआ था, तो प्रतिशोध के लिए पांचाली ने युद्ध की मांग की थी सभी से, और युद्ध हुआ भी। युद्ध में जब अभिमन्यु की मृत्यु होती है, तब पांचाली दुखी होकर कृष्ण जी से के पास आके कहती है कि सब विनाश हो गया, क्यों क्यों क्यों? तब श्री कृष्ण जी कहते हैं कि युद्ध में हमेशा विनाश ही होता है, रणभूमि में हमेशा दुख और पीड़ा ही जन्म लेते हैं। आपने ये कैसे मान लिया कि इस युद्ध के बदले आपको सुख मिलेगा? तो रशिया यूक्रेन वार भी एक ऐसा ही एक एग्जाम्पल है हमारे सामने। इस युद्ध में बहुत हानि हुई, दोनों कंट्रीज़ का बहुत ज़्यादा कोलेट्रल डैमेज हुआ, सिविलियंस मारे गए, आपके सैनिक दोनों कंट्रीज़ के मारे गए। ये उनका इंडिविजुअल लॉस था। इकोनॉमिक लॉस बहुत ज़्यादा होता है। जैसे आप कह सकते हो कि जो रशिया यूक्रेन, ये बहुत बड़े कंट्रीज़ हैं, इनके ऊपर जो इंडस्ट्री है, वर्ल्ड इकोनॉमी 30% इनका जो एक्सपोर्ट होता है फूड ग्रेन्स का, व्हीट का, तो इसके ऊपर डिपेंडेंट है। एनर्जी सप्लाई बहुत तगड़े लेवल पे उनका होता है। ये सब चीज़ें, एक चेन जो सप्लाई चेन है, ये रुक जाती है। इसके वजह से इसका मल्टीपल इम्पैक्ट्स बाकी कंट्रीज़ के ऊपर भी आता है। जब ये वार स्टार्ट हुआ था, तब इनका जो स्टॉक मार्केट है, सिर्फ मैं रशिया की बात कर रहा हूँ, बाकी स्टॉक मार्केट की बात नहीं कर रहा हूँ, 45% तक टूट गया था। और बाकी जो स्टॉक मार्केट्स है, अराउंड किसी ने 5% 10% तक का आपको गिरावट देखने मिला था। और ये जो चीज़ें हैं मल्टीपल इम्पैक्ट्स करती है। इम्पैक्ट्स सिर्फ आपको स्टॉक मार्केट में नहीं दिखता है, बल्कि इसके मल्टीपल इम्पैक्ट्स होते हैं। जैसे आपके एनर्जी स्टॉक्स गिर रहे हैं, सारे एनर्जी कमोडिटीज़ गिर रहे हैं, और एकदम से ऑयल प्राइसेस बढ़ते हैं, गोल्ड प्राइसेस बढ़ते हैं। आम इंसान के ऊपर जो ये होता है इम्पैक्ट्स आते हैं, वो एक अलग ही लेवल पे आता है। जैसे मान के चलो,
सेंट्रल बैंक्स ने इंटरेस्ट रेट हाइक कर दिए। इसके वजह से सीधा आपके जेब पे असर पड़ता है, इन्फ्लेशन बढ़ता है। ये सब चीज़ है जो आपको फेस करनी पड़ती है। ये हो गए आपके नुकसान। फ़ायदा ये होता है जब वार होता है, ऑब्वियसली पैनिक सेलिंग स्टार्ट होती है। सबसे पहले पैनिक न्यूज़ आना स्टार्ट होती है, न्यूज़ एजेंसी सब लोगों को पैनिक करना स्टार्ट करती है। उसके बाद इम्पैक्ट ये होता है कि लोग पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। उसके वजह से ये चीज़ें हो सकती है कि जो एक इन्वेस्टर है, एक आम इन्वेस्टर, वो पैनिक होकर सेल करना स्टार्ट करता है, बिकॉज उसको ऐसा लगता है कि इसका इम्पैक्ट इंडिया पर भी आएगा, देयर इज़ प्रोबेबिलिटी कि हाँ वो आ सकता है। और ऐसी सिचुएशन में लोग पैनिक सेलिंग करके उनके स्टॉक बेच देते हैं। अगर मैं कहूँ यहाँ पे जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है उसने बेचा नहीं, उसने शांति बरके रखी। मतलब आपने बहुत सारे एग्जांपल देखे, जब भी कोई युद्ध होता है आप जब शांत रहते हो तभी आप अच्छा डिसीजन ले सकते हो। तो वही सीन है जब आप ट्रेडिंग में हो, ये भी एक रणभूमि है। आप जब कोई स्टॉक लेते हो स्टॉक मार्केट में, तब आप अगर लॉन्ग टर्म के लिए कोई स्टॉक लियो तो उसके अंदर बने रहो। अगर मार्केट नीचे आ रहा है थोड़ा बहुत अवरेज करो, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो, कहाँ कौन से सेक्टर में आपको अपॉर्चुनिटीज़ मिल रहा है वो देखो, फाइंड आउट करो, उसके बाद आप उसके अंदर इन्वेस्ट करो, और वही चीज़ें फिर से आपको गेन ला के दे सकती है। अच्छा, जब इजराइल ईरान कॉन्फ्लिक्ट न्यूज में आता है तो मार्केट पैनिक करता है। इन्वेस्टर को उस वक्त क्या करना चाहिए? होल्ड करना चाहिए या सेल या इन्वेस्ट? सर सबसे पहली बात, कोई भी वार हो जब उसका मल्टीपल इम्पैक्ट्स कहाँ पे आ सकता है ये पहले फाइंड आउट करना चाहिए। जब इजराइल और ईरान का वार हो रहा था तब इसके अंदर जो कंट्रीज इन्वॉल्व थे, सबसे पहले ये चीज़ें देखो। न्यूज़ एजेंसीज पे ज़्यादा भरोसा मत करो आप पैनिक होके, क्योंकि क्या है, जब इजराइल ईरान का वार हो रहा था तब न्यूज़ एजेंसीज आपको इस तरह से गाइड करते हैं कि दोनों कंट्रीज अब परमाणु हमला करने वाले हैं, सब खत्म होने वाला है। एंड ये फैक्ट है सर, और इसके वजह से लोग पैनिक में एक्सट्रीम लेवल सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं, स्टॉक डंप होता है, और जो आम निवेशक है उसके ऊपर ये इम्पैक्ट होता है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट होता है कि यार अब मैं अगर यहाँ पे पैसा रखूँगा मेरा पैसा डूबेगा। और फियर इज़ द वर्स्ट थिंग कि यार आपको मार्केट में टिकने का मौका नहीं देती है। लोग बेच देते हैं अपने स्टॉक्स को, जो भी उनके पास पोर्टफोलियो में बचा है सब खाली कर देते हैं। एंड एक ऐसा समय होता है सर कि आपको वहाँ पे बने रहना था, क्योंकि उसका इम्पैक्ट इंडिया के ऊपर नहीं आ रहा था, वो दो कंट्रीज़ के बीच के वार था, जैसे इंडिया पाकिस्तान हो गया। ये टेम्प्रेरी वार था और इसका मार्केट ने कोई रिएक्शन नहीं दिया था, बिकॉज सब चीज़ें ऑलरेडी डिस्काउंटेड थी कि ये इस तरह से हो सकता है। एंड सेम सिनेरियो हैपन्स विथ इजराइल ईरान। लास्ट में वहाँ पे यूएस आया, सब चीज़ें सॉर्ट आउट हो गई, और उसके बाद सब नॉर्मल होने के बाद स्टॉक मार्केट फिर से जो नीचे आ रहे थे फिर से नॉर्मल हो गए। तो इनसे हमें एक सीख मिलती है ऐसे वार से। सबसे पहले आप देखो युद्ध का परिणाम लॉन्ग टर्म है, क्या युद्ध लॉन्ग टर्म चलने वाला है, टेम्पररी है, 2020 है, या आपका टेस्ट चलने वाला है। अगर टेस्ट चलता है तो परिणाम भी लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, तो मार्केट भी उसी तरह से रिएक्ट करता है। टेम्पररी 5% 10% ये नॉर्मल है मार्केट के लिए, कभी भी इतना करेक्शन आप एक्सपेक्ट करके चल सकते हो। इतने में अगर आप पैनिक होकर सेल कर रहे हो तो यू आर नॉट एन इन्वेस्टर। आपको इन्वेस्ट करना है, आपको होल्ड बने रहना है, और जब भी ऐसी सिचुएशन आती है आपके कंट्री के ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आ रहा है क्या नहीं, वो आपको एग्जामाइन करना है। अगर नहीं हो रहा है तो ऐसे न्यूज़ से, ऐसे अफवाहों से दूर ही रहना है। कृष्णा जी, मैं मार्केट में एक बात बहुत बार सुनता हूँ कि मार्केट ऑपरेटेड है, यहाँ सब जुआ है, किसी का पैसा नहीं बनता। ये बात कितनी सच है? मार्केट ऑपरेटेड है या नहीं? कोई दो एग्जाम्पल से आप समझा सकते हैं क्या? सर सबसे पहले ये चीज़ कहना चाहूँगा कि मार्केट ऑपरेटेड है या नहीं। तो कुछ चीज़ें ऐसी है कि आपको लगता है कि मार्केट समटाइम्स ऐसा लगता है कि ऑपरेटेड है, बिकॉज मैंने लाइफ में, मैं 2014 से मार्केट में हूँ, और तब से मैं ट्रेड करता था, और 2022 में मैं CBRA बना था, बिकॉज मुझे लगा कि हाँ आई एम कैपेबल, और मैंने एग्ज़ाम दी, मेरा लाइसेंस आ गया। बट एक चीज़ मैंने मार्केट की जर्नी में बहुत अच्छे से ऑब्जर्व की थी। 24 मार्च को
आपको ये पता होगा कि कोरोना का पीरियड था हम्म और मार्केट नॉन स्टॉप टूट रही थी। और वो टाइम पे कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि मार्केट नॉन स्टॉप 33 डेज से टूट ही रही है। मार्केट में न्यूज़ चलती है कि मार्केट को लोअर सर्किट लगेगा, बिकॉज बाकी ग्लोबल मार्केट्स में सारे मार्केट्स को लोअर सर्किट लगा था उनके मार्केट्स में, जैसे नस्डैक हो गया आपका, चाइना का ताइवान मार्केट हो गया, ताइवान हो गया, जापान का मार्केट हो गया। तो सभी ग्लोबल मार्केट्स में मंदी छाई हुई थी, सब मार्केट में ऑलमोस्ट लोअर सर्किट्स लगे थे। अब उधर लगा है तो इधर लगना भी जायज़ है। तो मार्केट में ये न्यूज़ चल रही थी कि पहला लोअर सर्किट लगेगा तो 45 मिनट्स बाद मार्केट खुलेगा, फिर उसके बाद 1 घंटा 2 घंटा इस तरह से मार्केट में न्यूज़ चल रही थी कि टोटल 20% तक मार्केट टूट सकता है, उसके बाद ये होगा। जब पहला लोअर सर्किट लगा मार्केट को 24 मार्च को, तो अगले लोअर सर्किट की बात चल रही थी एंड आई वॉज क्लोजली वॉचिंग, बिकॉज मैं वो टाइम पे मैं एक सेबी रजिस्टर्ड आ रहे तो नहीं था, मैं वो टाइम पे म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर था। मैं कंपनी का नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो वो टाइम पे उन्होंने उनके हर म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री के अपने अपने खुद के भी प्रोडक्ट्स होते हैं, एएमसीज के उनके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो उनके जो प्रोडक्ट्स थे उसके अंदर मल्टीपल म्यूचुअल फंड्स थे, 4-5 म्यूचुअल फंड का एक फंड था। और उनका पॉलिसी ये था कि जब जब मार्केट टूटेगी तो वो लिक्विड फंड में पैसा डालेंगे। लिक्विड फंड इन द सेंस उनको इंटरेस्ट जनरेट होगा। और यहाँ पे उनको जब मार्केट टूटे या ऊपर जाए, उनको सिंपल ये है कि उनको इंटरेस्ट मिलता रहेगा जब मार्केट टूट रही है। और जब मार्केट बढ़ रही है तो वो पूरा पैसा उनका इक्विटी में डालते थे। एंड ये उनका बहुत बढ़िया पॉलिसी था एएमसीज का। एंड मुझे बहुत सरप्राइज हुआ कि उस दिन मैं ये सब चीज़ें देख रहा था। एंड जब मार्केट को लोअर सर्किट लगा तो मेल आता है सबको, मेरे जितने भी ये थे क्लाइंट्स थे म्यूचुअल फंड के। तो वो टाइम पे छोटा मोटा एम था मेरा, कुछ 50 लाख 1 करोड़ के आसपास था, ज़्यादा क्लाइंट्स नहीं थे। और उन सबको मेल आता है कि मेल में लिखा जाता है कि आप लिक्विड फंड से, क्योंकि जब मार्केट टूट रहा था तब लिक्विड फंड में पैसा था, अब हम लिक्विड फंड से हम इक्विटी में जाएंगे, वो भी पूरा 100%। मैं 2 मिनट के लिए शॉक हुआ कि यार एकदम से ये इक्विटी में क्यों जाना चाहता है, बिकॉज दे आर अ बिग फंड हाउसेस, दे आर रनिंग अ मल्टी, मतलब बहुत सारे लोगों का वो पैसा एक साथ लगा रहता है। तो ये वहाँ पे क्यों जा रहा है, तो मुझे क्यूरियोसिटी थी। और एकदम से ऐसा क्या होता है 45 मिनट्स में, वो 45 मिनट में ऐसा क्या होता है कि मार्केट जिसको लोअर सर्किट लगा है, फिर मार्केट खुलता है। अब एक्सपेक्टेड था कि मार्केट फिर से टूटेगा, स्क्रिप्ट फिर से टूटेगी, और सारे लार्ज कैप स्टॉक्स जो निफ्टी के हैं ऑलमोस्ट निगेटिव थे, नियर लोअर सर्किट पे थे। रिलायंस का मुझे याद है उस टाइम पे जो प्राइस था समथिंग 880 के आसपास कुछ था, 800 के आसपास कुछ था। और निफ्टी का जो प्राइस था मुझे आज भी याद है 7511.10, जो निफ्टी का 24 मार्च को लो था। एंड जब मार्केट खुला 45 मिनट्स के बाद, जो हॉल्ट लगा था उसके बाद जब मार्केट खुला, तो आई वॉज क्लोजली वॉचिंग कि भाई अब फिर से नया लोअर सर्किट लगेगा और नई चीज़ें देखने मिलेगी, फिर से नया लोअर सर्किट लगेगा और एक 20% तक हम गिरावट देखने के बाद मार्केट बंद हो जाएगा। सब तरफ पैनिक माहौल छाया था और सेंटीमेंट सारे निगेटिव थे, कुछ पॉजिटिव नहीं था, सेंटीमेंट सारे निगेटिव थे। ऐसा एक्सपेक्टेशन कोई नहीं कर सकता कि आपके मार्केट को जब लोअर सर्किट लगा है, पूरे सारे लोग सेलिंग की तरफ बैठे हैं, मार्केट फिर से पॉजिटिव होती है सर। मतलब लोअर सर्किट से फिर मार्केट पॉजिटिव जाना, जब आपके सेंटीमेंट निगेटिव हो, सब सारे सेलर्स, सारे लार्ज कैप स्टॉक्स निगेटिव हो, ऐसा 45 मिनट्स में क्या होता है कि सब लोग उसको खरीदी करना स्टार्ट करते हैं, मार्केट एकदम से ऊपर जाती है। जो स्टॉक्स निगेटिव 10% पे थे, खास करके निफ्टी के स्टॉक्स की बात करो, वो पॉजिटिव हो जाता है। कुछ कुछ स्टॉक्स को अपर सर्किट भी लगता है सर। उस दिन मैंने मार्केट में वी शेप रिकवरी सुनी थी, लेकिन उस दिन मैंने आई शेप रिकवरी देखी, मार्केट नीचे जाके फिर से ऊपर गया था एंड इट वाज सरप्राइजिंग। तो एक किस्सा ये भी था। तो मैं इसको ये नहीं कह सकता कि ऑपरेटेड था, बट चीज़ें इस तरह से दिख रही थी सामने से कि समवेयर ऑपरेटिंग, कोई ना कोई बड़ी हस्ती इसको ऑपरेट कर रही है। हमारी ही मार्केट की बात नहीं, ये पूरे ग्लोबल मार्केट में छाया हुआ था। जब हमारा मार्केट ऊपर गया, ग्लोबल मार्केट्स भी ऊपर ही जा रहे थे। और मार्केट में
नॉन स्टॉप जब 33 डेज के बाद आप सेलिंग देखते हो तो आपको ऐसे एक्सपेक्ट होता है कि मार्केट अभी भी टूटना चाहिए, बिकॉज कोविड के केसेस बढ़ने वाले हैं, लॉकडाउन और एक्सटेंड होने वाला है। अभी तो लॉकडाउन लग रहा था, फर्स्ट लॉकडाउन, और कंपनीज बंद होने वाले हैं, आने वाले समय में इनका लॉस होने वाला है। तो ये टाइम पे मुझे एक चीज़ सीखने मिली कि मार्केट उसका रिएक्शन एक ही बार देता है, जितना देना है एक लेवल तक देता है, उसके बाद मार्केट अपने लेवल के हिसाब से चलना स्टार्ट करता है। तो टू द एक्सटेंट मार्केट ऑपरेट भी था, जो लगा मुझे। अब सच्चाई कितनी है सर, मैं इसको नहीं चैलेंज कर सकता। जब ऑयल प्राइजेस स्काई रॉकेट होते हैं ड्यू टू वॉर इंडिया जैसे देश पर, और निवेशकों पर क्या असर पड़ता है? सर जब ऑयल प्राइसेस स्काई रॉकेट होता है तो सिंपली इफ आई एम टॉकिंग, तो जो आपके एनर्जी स्टॉक्स है, कमोडिटीज स्टॉक्स है, वो एकदम से स्काई रॉकेट होना स्टार्ट करते हैं। कमोडिटीज लाइक गोल्ड, ये भी इनका रिएक्शन देना स्टार्ट करते हैं। तो जो निवेशक है अपना जो भी पोजीशन है, तो वो ऐसे स्टॉक्स में, बिकॉज वो डायरेक्टली क्रूड में तो कोई पोजीशन नहीं बनाएंगे, क्योंकि निवेशक एक छोटा इन्वेस्टर होता है, उसके पास एक लिमिटेड फंड होता है कि मैं इतने बड़े लॉट्स नहीं ले सकता, ना वो डेरिवेटिव्स में किसी तरह का पोजीशन बना के रख सकता है। तो मेरा वो टाइम पे निवेशकों को यही रहेगा, आप छोटा सा पोजीशन हेज करके चलो। दिस इज़ द बेस्ट स्ट्रेटजी फॉर योर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। कि अगर कभी भी आपको लगे कि मेरे पास 10,000 ONGC के स्टॉक्स हैं और इसको नीचे नहीं जाना चाहिए, नीचे गया तो मैं एक लॉस टू द एक्सटेंट कवर कर सकूँ, तो छोटा मोटा पोजीशन को हेज करके चल सकते हो। क्या आपने कभी किसी युद्ध के वक्त कोई ऐसा स्टॉक पिक किया जो बाद में जैकपॉट निकला? सर युद्ध के वक्त मैंने बहुत सारे स्टॉक्स पिक किए थे, जैसे HAL हो गया, BEL हो गया, BDL हो गया, एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग दी स्टॉक्स गिवन रैली इन द वार फील्ड, मतलब जब वार का सिचुएशन था, खास करके इंडिया पाकिस्तान, बिकॉज इसका हमें डायरेक्ट इम्पैक्ट था। तो ये स्टॉक्स अच्छे खासे चले थे, नियर 30 to 50% तक इन स्टॉक्स ने रैली दी थी। तो ये स्टॉक्स चले थे और मेरा भी पार्टिसिपेशन था उसके अंदर। मैंने ऑप्शन के ज़रिए उसके अंदर पोजीशन बनाया था, छोटा मोटा गेन लिया था, क्योंकि सर जब एज अ सेबी आ रहे, मेरे ऊपर बहुत सारे कंप्लायंसेस इशू आते हैं कि अगर मैं कोई पोजीशन में ले रहा हूँ, मैं मेरे क्लाइंट्स को रिकमेंड कर रहा हूँ, तो बहुत सारे कंप्लायंस इशू आता है। वार के समय गोल्ड और डिफेंस सेक्टर उभरते हैं, क्या ये सही समय होता है इन सेक्टर में एंट्री का? अब टेम्पररी जब तक वार का सिचुएशन चल रहा है तब तक आप गोल्ड में बने रह सकते हो, क्योंकि गोल्ड इज़ द ओनली सेफेस्ट थिंग जो आपको लॉन्ग टर्म में कभी भी पैसा बना के दे सकती है। और जब सिचुएशन लाइक वार, लोग पैनिक होके एक लिक्विड फंड ढूंढते हैं जहाँ पे उनको हाईली लिक्विड प्रोबेबिलिटी होती है कि यहाँ पे अपना पैसा सेफ है, एंड सेफ कमोडिटी इज़ गोल्ड ओनली। तो लोग मेरे अकॉर्डिंग गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ समझते हैं एज कम्पेयर टू मार्केट, बिकॉज मार्केट में आपका पैसा नीचे ऊपर कितना भी हो सकता है। गोल्ड इज़ अ स्टेबल करेंसी अभी तक, तो लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना सेफ समझते हैं। अच्छा, इंडिया पाकिस्तान टेंशन के वक्त आपने मार्केट में कौन से पैटर्न्स देखे और उस वक्त आप क्या कर रहे थे? सर फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया पाकिस्तान का जब ये हुआ था, सबसे पहले जो टेररिस्ट अटैक हुआ था जम्मू में, तो वो टाइम पे ही ये चीज़ मार्केट को डिस्काउंटेड थी कि मार्केट मतलब हम रिएक्ट करने वाले हैं, एंड मार्केट ने जो चीज़ ऑलरेडी रिएक्ट की थी उसके ऊपर फिर से रिएक्शन नहीं देता है। मतलब जो चीज़ें ऑलरेडी डिस्काउंटेड हो चुकी है, क्योंकि पता है कुछ ना कुछ होने वाला है, हम अटैक करने वाले हैं, और ये चीज़ हमें क्लियर कट थी, पब्लिक को थी, मार्केट को थी, न्यूज़ एजेंसीज को थी। न्यूज़ एजेंसी तो पहले से पाकिस्तान में जाके बैठ चुकी थी कि ये सब हो रहा है, काइंड ऑफ दैट। तो मैं इसके ऊपर नहीं आना चाहूँगा, बस इतना कहना चाहूँगा कि मार्केट जैसे चल रहा था वैसे ही चला, किसी ने पैनिक सेलिंग नहीं की। इवन जब वार स्टार्ट हुआ था, मार्केट वो टाइम पे भी पॉजिटिव था सर। तो इट वाज सरप्राइजिंग, लोगों को ऐसा लगा होगा कि मार्केट रिएक्ट करेगा, मार्केट टूटेगा, तो मार्केट टूटा नहीं सर, मार्केट हमारा सस्टेन रहा, और मैं भी मेरे क्लाइंट्स को वैसे ही सजेशन दिया था और वैसे ही रिजल्ट आया ऑलमोस्ट। जब इन्वेस्टर को डर लगता है, वो गलत फैसले लेते हैं, आप ऐसे समय पर एक आम निवेशक को क्या गाइड करेंगे?
सर इन्वेस्टर एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है। कोई भी इन्वेस्टर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा लेके नहीं आता है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए चल रहे हो तो ऐसा लगता है कि पैनिक वाला सिचुएशन है, तो मेरा ये सजेशन रहेगा कि आप अच्छे स्टॉक्स में जुड़े रहो, आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो। जैसे आप अगर सिर्फ एक ही सेक्टर में पैसा लगाओ, आईटी, ऑन द बेसिस ऑफ एआई कि आईटी सेक्टर आने वाले समय में बूम कर सकता है, मेरा ये सजेशन होगा कि आप हर सेक्टर में एक इक्वल पोर्शन आपका इन्वेस्ट करके रखो। सो दैट क्या है, जैसे वार जैसे सिचुएशन में ये सारे स्टॉक्स पीटते हैं तो डिफेंस स्टॉक आपके रैली देना स्टार्ट करते हैं। एफएमसीजी स्टॉक्स बहुत स्टेबल होता है, बैंकिंग स्टॉक स्टेबल रहता है ऑलमोस्ट। बट बाकी स्टॉक्स जब पीटते हैं ना सर, तो आपके पास बचाने के लिए ये 2-4 ही सेक्टर बचते हैं। तो डाइवर्सिफाई जितना करोगे आपका पैसा उतना सेफ रहेगा और लॉन्ग टर्म के लिए आपको उतना अच्छा गेन मिलेगा। क्या वार के समय मार्केट में आने वाले क्रैश और रिकवरी प्रेडिक्टेबल होती है? सर एवरीथिंग इज अनप्रेडिक्टेड, बट कुछ टू द एक्सटेंट आप अगर मल्टीपल इम्पैक्ट्स देखोगे वार के, जैसे मान के चलो इंडिया में कोई वार हो रहा है, तो इंडिया पाकिस्तान अगर किसी चीज़ को लेके वार है, जैसे मान के चलो हम सिर्फ बदला लेने के लिए वार कर रहे थे, जब रिसेंट हमारा इंडिया पाकिस्तान वार हुआ था जो मिशन सिंदूर था, तो हम सिर्फ टेररिस्ट के अगेंस्ट वार कर रहे थे, ठीक है। हम किसी पाकिस्तान के टुकड़े के लिए या फिर हमारे इंडिया के टुकड़े के लिए किसी तरह से वार नहीं हो रहा था। तो मेरा यही बोलना रहेगा सर कि वार का इम्पैक्ट कितना चलता है। अगर मान के चलो हमारा ज़मीन के ऊपर लेके चल रहा है कि हमें ये ज़मीन चाहिए ही चाहिए, पॉलिटिकल स्टेटमेंट आता है, हम इसके लिए वार कर रहे हैं, तो दिस इज़ द ओनली टाइम कि आप ऐसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि ये वार लंबा चलने वाला है। बिकॉज आप अगर इतिहास में जाके देखोगे, इंडिया पाकिस्तान वार हो या चाइना के साथ, तो ये चीज़ें आपको लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देती है और इसका इम्पैक्ट हमारे कंट्री पे डायरेक्ट आता है। तो ऐसे समय में आपको वहाँ से कुछ समय के लिए निकलना ही बेहतर होता है सर। क्या आप मानते हैं कि एसआईपी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग वार जैसे अनसर्टेनिटी में भी सेफ रहती है? बिल्कुल सर। एसआईपी इन द सेंस, देखो मान के चलो वायर जैसी सिचुएशन का मैं एक एग्जांपल देता हूँ। मान के चलो एसआईपी में आपने इन्वेस्ट किया है जब मार्केट नॉर्मल थी 100 रुपये पे, एक आपका एनएवी आ रहा है 100 रुपये, और वार की वजह से मार्केट नीचे आ गया। जैसे मान के चलो लॉन्ग टर्म मतलब युद्ध लंबे समय के लिए चल रहा है, मार्केट नीचे आ जाता है, आपके 2000 रुपये के स्टॉक 200 रुपये पे आ जाते हैं, बहुत बार होता है। एंड बिकॉज पैंडेमिक में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स आपने देखे होंगे कोरोना के, वो तो एक टेम्पररी पैंडेमिक था, बट वार इज़ ए लॉन्ग टर्म पैंडेमिक। आपने कोई स्टॉक लिया 100 रुपये पे और नीचे आ रही है, आपकी एसआईपी की जो एवरेज होगी 20 रुपये पे होगी, फिर 20 रुपये पे आपके 2 साल तक एवरेज होते रहेंगे, तो आपका जो 100 रुपये का एवरेज पहले था वो नीचे चल के आ जाता है 40-50 के आसपास। जब मार्केट नॉर्मल होती है, सब चीज़ें नॉर्मल होती है, बिकॉज आई एम एन इन्वेस्टर, मैं एसआईपी कर रहा हूँ 4-5 साल के हिसाब से कर रहा हूँ, मेरा कोई इंटेंशन होगा कि मैं 5 साल बाद 10 साल बाद निकालूंगा, तो आपको एनएवी भी अच्छा मिलता है। और अगर आप ब्रेक इवन पे भी निकलना चाहो तो ये चीज़ें आपको बहुत सपोर्ट करती है कि मार्केट में आप पैसा बना के जा रहे हो और एक अच्छे रेट पे बना के जा रहे हो। बस इतना है कि जो भी आप एसआईपी के लिए फ़ंड चुन रहे हो या फिर स्टॉक चुन रहे हो, क्योंकि बहुत लोग स्टॉक एसआईपीज भी करते हैं, तो वो ऐसे चुनो कि फंडामेंटली स्ट्रांग हो, उनका फ्यूचर अच्छा हो और उनका जो मैनेजमेंट है वो स्ट्रांग हो, तभी आप उसके अंदर एसआईपी करो तो आपका पैसा अच्छा खासा बन सकता है। चाइना ताइवान टेंशन न्यूज़ में आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हिल जाता है। क्या एक स्मार्ट इन्वेस्टर को ऐसी ग्लोबल अपडेट्स डेली ट्रैक करनी चाहिए? सी सर, चाइना ताइवान हो या अमेरिका चाइना का ट्रेड वार हो या अमेरिका से रिलेटेड कोई वार रिलेटेड न्यूज़ हो, ट्रेड वार रिलेटेड, या फिर इंडिया चाइना ट्रेड वार रिलेटेड न्यूज़ हो, इन सब चीज़ों को ट्रैक करना चाहिए। मैं एक एग्जांपल देना चाहूँगा। जब रिसेंटली ट्रम्प ने उसके ट्रेड टैरिफ्स लगाए थे, तो उसका इम्पैक्ट ये था कि चाइना के जितने भी सेमीकंडक्टर्स थे, मतलब जो कंट्रीज़ मोस्टली चाइना पे डिपेंडेंट थे, तो मैक्सिमम लोग, मतलब हम इंडियंस भी सेमीकंडक्टर्स में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, जो हमारे
ये आता है मैन्युफैक्चरिंग के जो कुछ पार्ट्स आते हैं, तो हम टू द एक्सटेंट उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है। और जब ऐसी चीज़ें कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करती है तो आने वाले समय में मार्केट में इसका बहुत एक्सट्रीम लेवल इम्पैक्ट होता है, बिकॉज सीधा आपका जो सेक्टर्स इन चीज़ों से बिलोंग करते हैं, सेमीकंडक्टर्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गए या मोटर्स कंपनीज हो गए, इनके ऊपर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, बिकॉज इनका जो इनपुट कॉस्टिंग है, रॉ मटेरियल कॉस्टिंग एकदम से बढ़ जाता है। जब चाइना किसी के ऊपर टैरिफ लगा रहा है, ठीक है, मैं वार रिलेटेड बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको ट्रेड वार रिलेटेड बात कर रहा हूँ। जब चाइना किसी पर्टिकुलर स्क्रिप्ट के ऊपर टैरिफ लगा रहा है तो इसका सीधा असर आपके कंपनीज के ऊपर होगा, कंपनीज पे होगा, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी गिरेगी, उनके स्टॉक प्राइसेस गिरेंगे, उनके रिजल्ट्स खराब आएंगे। ये मल्टीपल इम्पैक्ट्स है और उसकी वजह से अपना मार्केट भी टूटेगा, बिकॉज मेजोरिटी ऑफ मोटर स्टॉक्स, सेमीकंडक्टर स्टॉक्स आर द पार्ट ऑफ निफ्टी इंडेक्स। सो उसके वजह से आप कह सकते हो कि हमें ऐसी न्यूज़ को ट्रैक करना चाहिए एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर। जब ऐसे न्यूज़ आते हैं तो आपको किस तरह से आपके पोजीशंस को हेज करना है, कौन सी पोजीशन लेके आपको उसको टैकल करना है, ये चीज़ें आपको अच्छे से समझनी ज़रूरी है। सोशल मीडिया पर अफवाहें तेज हो जाती है, कैसे इन्वेस्टर इनसे बचे और डेटा ड्रिवन डिसीजन ले? सर इसका मैं बहुत क्लासिकल एग्जांपल देना चाहूँगा। मैक्सिमम लोग न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि न्यूज़ एजेंसीज ने कोई स्टॉक दे दिया और लोग एकदम से उसके अंदर एंट्री करके और स्टॉक नीचे आ जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि उसको चलाने वाले लोग, मैं किसी के अगेंस्ट कुछ गलत स्टेटमेंट नहीं दे रहा हूँ, मेरा इंटेंशन ये है कि न्यूज़ आती है मार्केट में और जो बड़े प्लेयर्स होते हैं FIS वो इसी पल का इंतज़ार करते हैं कि मैं ये न्यूज़ मार्केट में लाऊंगा, मेरा स्टॉक इतना % तक अप जाएगा, 10% तक मैं उसको निकाल दूंगा। और जब प्री मार्केट में ऐसी न्यूज़ आती है, स्टॉक ऑलरेडी टॉप पर खुलता है, 5% 10%, सारे रिटेलर्स उसके पीछे भागते हैं, बिकॉज न्यूज़ है, टिप मिली है, ठीक है। और वो न्यूज़ के बेसिस पे वो उसको बाय करना स्टार्ट करते हैं, स्टॉक नीचे आ जाता है बिकॉज बड़े प्लेयर्स उसको सेल करना स्टार्ट कर रहे हैं। बड़े प्लेयर्स उसको पहले से खरीदना स्टार्ट करते हैं बिकॉज उनको पता है कि जब ये न्यूज़ आएगी 4-5% का गेन होता है, उनके पास लिक्विडिटी आ जाती है रिटेलर्स की, तो ये लोग इसको बेचना स्टार्ट करते हैं। अब मैं वार रिलेटेड न्यूज़ की बात करता हूँ। जब इंडिया पाकिस्तान वार रिलेटेड न्यूज़ चल रहा था, सर न्यूज़ ऐसी चीज़ है जो आपको एक्सट्रीम लेवल पैनिक करती है और पैनिक में आके लोग फिर से पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट करते हैं। और इंडियन न्यूज़ एजेंसीज, बाकी कंट्रीज़ के न्यूज़ एजेंसीज इस चीज़ को इस तरह से प्रेजेंट करते हैं कि मान के चलो अब वार चल रहा है, 2 कंट्रीज़ के बीच में वार हो रहा है, तो कुछ न्यूज़ चैनल ने दिखा दिया कि हमारी पूरी आर्मी पाकिस्तान में चली गई है और लाहौर में अंदर तक चली गई है, पूरा काइंड ऑफ दैट, इस तरह से न्यूज़ चलता है। हमने पूरा पाकिस्तान को घेर लिया चारों तरफ से, अब पाकिस्तान का कोई नामो निशान नहीं रहेगा, एंड काइंड ऑफ दैट, इस तरह के न्यूज़ आपको मैनिपुलेट करते हैं और आपका जो कॉन्फिडेंस है, आजकल सब लोगों को पता चल गया है कि यार टू द एक्सटेंट न्यूज़ फेक होते हैं। तो इस चीज़ को आपको अगर टैकल करना है कि मुझे जेन्युइन सोर्स चाहिए, देयर आर लॉट्स ऑफ सोर्सेस जो आपको बहुत जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है। जैसे ट्विटर हो गया, ट्विटर पे बहुत ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आती है। मैं किसी प्लेटफॉर्म को प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, ना ही मेरा वहाँ पे कोई मतलब बड़ा सोशल मीडिया हैंडल है। हाँ, न्यूज़ बहुत जेन्युइन होती है वहाँ पे, और आप इस तरह के प्लेटफॉर्म को आप एज अ ट्रैक यूज़ कर सकते हो। जब तक उसकी कॉन्फिडेंशियलिटी आपकी गवर्नमेंट एजेंसी के थ्रू नहीं आती है, कोई भी XYZ अगर किसी ने अटैक किया है या फिर कुछ हुआ है, इंडिया पे कुछ अटैक हुआ है एग्जाम्पल, तो जब तक हम उसकी अथेंटिसिटी किसी गवर्नमेंट अथेंटिक एजेंसी से या फिर बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट एजेंसी कोई आपको उसका ये नहीं दे रही, अप्रूवल नहीं दे रही या फिर कमिटमेंट नहीं दे रही, तब तक उसके ऊपर बिलीव मत करो। क्या आपने ऐसा कोई रियल कॉज देखा है जहां किसी ने वॉर के दौरान गलत डिसीजन लेकर बहुत बड़ा नुकसान उठाया? सर अब मेरे पास बहुत सारे क्लाइंट्स आते हैं, उनमें से एक एग्जांपल। सर एक मेरा दिल्ली साइड के एक क्लाइंट थे एंड बहुत सालों से थे। सर उन्होंने जब वार वाला सिचुएशन था अभी रिसेंट, जब इंडिया पाकिस्तान हुआ, उन्होंने मुझे कहा, मैं इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र तो नहीं हूँ, बस उन्होंने मुझे उनका स्टोरी बताया
कि सर मैंने वो टाइम पे जब वार स्टार्ट हुआ था तो मैंने मेरा पोर्टफोलियो मतलब जो लॉन्ग टर्म वाला पोर्टफोलियो मैंने वो बेच के मैंने पूरा F&O में पोजीशन बना ली थी, वो सारे मैंने पुट्स ले लिए और मार्केट गिरी ही नहीं जितना मुझे लग रहा था। मैं न्यूज़ एजेंसीज दिखा रही थी मार्केट इतना रिएक्ट करेगा। तो मैंने कितने वो का नुकसान हुआ उसका? पूरा 10 लाख गए सर। F&O में आपका पूरा जाता है नफे में। एंड सरप्राइजिंगली सर उन्होंने रिसेंटली उनके मतलब जो पूरे FD के पैसे थे वो तोड़ के इधर लगाए थे। तो ऐसे गलत डिसीजंस आपको बहुत हानिकारक हो सकता है। अगर कोई बिगिनर इन्वेस्टर आज आपसे पूछे क्या युद्ध के वक्त निवेश करना चाहिए तो आप क्या जवाब देंगे? आप इन्वेस्ट कर सकते हो लेकिन आपका पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई रखो, हर सेक्टर में थोड़ा थोड़ा पोर्शन रखो। क्वालिटी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो बिकॉज क्वालिटी स्टॉक्स आज ना कल जो लोग आज से 10 साल पहले सोचते थे कि मैं 10 साल पहले पैसे लगाता तो मेरे पैसे बन जाते, आज से 10 साल बाद ये लोग वही सोचेंगे कि मैं आज से 10 साल पहले अगर पैसे लगाता तो मेरे पैसे कहाँ से कहाँ होते। तो क्वालिटी स्टॉक्स में आप जितना इन्वेस्ट करके रखोगे आपका उतना ही अच्छा खासा गेन हो सकता है आने वाले समय में। एज अ बिगिनर मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि निफ्टी के जितने स्टॉक्स है जो ब्लू चिप स्टॉक्स है उसके अंदर आप इन्वेस्ट करो। लॉन्ग टर्म के लिए कभी भी आप मार्केट आपको देके ही जाता है। और अंत में वार की वजह से डर कर मार्केट से बाहर निकल जाना ज़्यादा रिस्क है या उसमें टिके रहना? आपका फाइनल मैसेज क्या है? सर आप इन्वेस्टर हो तो आप टिके रहो, आप अगर शॉर्ट टर्म ट्रेडर हो तो छोटा मोटा गेन लेके निकल जाओ। कृष्णा जी, कुछ रैपिड फायर प्रश्न है, सवाल है जिसके जवाब आपको एक ही शब्द में देने हैं। ओके। एक शेयर जो आपको हमेशा इमोशनल करता है, लव और रिग्रेट। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। वॉर के समय गोल्ड, डॉलर या कैश, आपकी पहली चॉइस क्या होती है? गोल्ड। अगर शेयर मार्केट में एक पौराणिक योद्धा होता तो कौन होता, अर्जुन, कृष्ण या भीम? कृष्ण। अगर आज सब कुछ खो जाए, सिर्फ ₹10,000 मिले निवेश के लिए तो आप क्या करोगे? सर मेरा एक्सपर्टाइज ऑप्शन ट्रेडिंग में है, तो मैं खुद के ऊपर पैसा लगाऊंगा जहां मुझे सही लग रहा है। कृष्णा जी, आप इतने कम उम्र में ये लेवल पे आ गए, तो ये मकान कैसे हासिल किया आपने? पेट सब सिखा देता है सर। क्या बात है सही। थैंक यू सर। मार्केट के बारे में आप एक शब्द में क्या कहेंगे? क्या बात है, इन्वेस्टर बनोगे? वेरी नाइस। ये लोगों को समझता नहीं है और आप ये सब बिजनेस करते हैं और ये इतने बिजी समय में भी आप फैमिली, फ्रेंड्स, आपके सब रिलेटिव्स, इनको सब टाइम भी देते हैं। तो ये सब टाइम मैनेजमेंट जो है ये आपने कहाँ से सीखा हो, कैसे मैनेज करते हैं? सर एक्चुअली जब आप ये चीज़ें करते हो मार्केट में, आप इन्वॉल्व रहना है तो 9 से 3 आपका शेड्यूल पूरा टाइट रहता है। इवन वो टाइम में मेरा खाना भी नहीं होता है सर, मैं सीधा 3 बजे खाना खाता हूँ, खुद के लिए भी टाइम नहीं दे पाता हूँ। बिकॉज सर एक ऐसी सिचुएशन जो अगर मान के चलो मेरे टारगेट्स आ रहे हैं तो मैं छोड़ देता हूँ मार्केट को कि भाई हाँ आज का काफ़ी है इतना, अब चलो गुड बाय। और कोई दूसरी स्क्रिप्ट आ रही है तो मैं उसको स्किप कर देता हूँ। बिकॉज एक दिन में एक ट्रेड अगर अच्छा जा रहा है उसके ऊपर अगर आपका रिटर्न अच्छा बन रहा है तो मैं यहाँ पे फुल स्टॉप दे देता हूँ कि ठीक है मेरे सारे टारगेट्स आ गए, इतने टाइम कम में मैं वहाँ पे ब्रेक लेता हूँ। अगर नहीं आया सर तो मुझे पूरा दिन क्लाइंट्स के साथ बैठना पड़ता है, उनके लिए कॉल्स सर्च करनी पड़ती है, पूरा टॉप से लेके पूरा एनालिसिस करना पड़ता है कि यार अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, अभी अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर अपॉर्चुनिटी मिली ठीक है, नहीं मिली तो उस दिन मुझे पूरा सामने स्क्रीन पे ही बैठना पड़ता है। आप खुद एक रिसर्च एनालिस्ट है, सेबी रजिस्टर, तो आप इमोशनल बैलेंसिंग जो अच्छों को नहीं जमता है तो वो आप कैसे मैनेज करते हैं? सर इमोशनल बैलेंसिंग इन द सेंस जब पैसा सामने दिख रहा है, आप एक टारगेट लेके चलो कि मुझे इतना पैसा आने के बाद मेरा ग्रिड ख़त्म है, ठीक है, मैं ट्रेडर की बात कर रहा हूँ, ठीक है, और मेरे टारगेट्स के लिए भी मैं उतना ही हूँ कि यार मैं अगर लॉस आ रहा है तो मैं इतना अफोर्ड करूँगा, अगर मेरे टारगेट्स आ रहे हैं तो मैं ये टारगेट्स तक वेट करूँगा। और इमोशनली अगर कहूँ सर, मार्केट इमोशंस पे नहीं चलता है, मार्केट आपके कैलकुलेशंस पे चलता है। ट्रू। अगर आपकी कैलकुलेशन सही है तो बने रहो, नहीं है निकल जाओ। लॉस एक्सेप्ट करो। मैं पब्लिकली सबके सामने बहुत बार बोलता हूँ कि आज लॉस हुआ है, एक्सेप्ट करो, ट्रेड मत करो। ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लोग और लॉस करते हैं, मैं उसको ब्रेक लगाता हूँ जिस दिन लॉस होता है,
आप स्टॉप करो, फिर आगे बढ़ो, क्योंकि मार्केट कहीं भाग के नहीं जा रहा है सर। true. मार्केट हर दिन है। आपके पास अपॉर्चुनिटी देने आ रहा है, तो छोटा मोटा गेन लेके चलोगे तो आप मार्केट में बने रहोगे। अगर आपने ठान रखी है मुझे 2020 खेल के ही पैसा बनाना है, अब 2020 खेल के ही बाहर हो जाओगे। तो यहाँ पे आपको कंट्रोल करने की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच कृष्णा जी, आप हमारे कोच किरण पाटिल शो में आए और काफ़ी अच्छा नॉलेज हमारे दर्शकों को दिया, और आई होप कि अगले एपिसोड में वापस आप आएंगे और नई दिशा के साथ आप हमारे सब दर्शकों को नया कुछ सिखाएंगे। तो थैंक यू वेरी मच, आप आए और काफ़ी अच्छा मार्गदर्शन आपने किया। मुझे भी बहुत अच्छा लगा सर, आपने एक थैंक यू, थैंक यू। कृष्ण कुमार जी, आज आपने जिस तरह कॉम्प्लेक्स मार्केट टॉपिक्स को इतनी सहज भाषा और स्टोरीज के जरिए समझाया, वो हर लिसनर को सोचने पर मजबूर करेगा। वार के वक्त पैनिक नहीं, प्लानिंग चाहिए, यह आपने बहुत अच्छी तरह से आपने समझा दिया। मित्रों, अंत में बस इतना ही कहना चाहूंगा, बाजार एक युद्धभूमि है और धैर्य हमारी सबसे बड़ी ढाल। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक समझदारी से निवेश कीजिए और सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं अगले एपिसोड में। ये एपिसोड ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।